ताइपे की रात का बाजार रौनक से भरा हुआ था। मैं इंडिया से नया नया आया था और एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। उस भीड़ भाड़ के बीच मेरी नजर एक दुकान वाले पर पड़ी। उसके चेहरे से तो वो साफ ताइवानी लग रहा था, लेकिन उसकी शर्ट पर महात्मा गांधी की एक धुंधली सी तस्वीर थी। उत्सुकतावश मैं उसके पास गया और मेरी टूटी फूटी मैंडरिन पर उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ स्वागत किया। ये मुलाकात देखने में मामूली सी एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत थी। ऐसी दोस्ती जिसने मेरे बनाए हुए विचारों को चुनौती दी और अलग अलग संस्कृतियों के आपसी रिश्तों की पेचीदगियों को उजागर किया। मेरा ये नया दोस्त चेन अपने आप में एक पहेली था। गांधी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक, लेकिन इंडिया के बारे में कुछ कहानियों के अलावा कुछ खास नहीं जानता था। जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, मुझे पता चला कि उसे इंडिया के बारे में जो भी पता था वो अंग्रेजों के जमाने की किताबों और फिल्मों से पता था। उसकी धारणाएं हालांकि पूरी तरह से गलत नहीं थी, लेकिन उनमें असल जिंदगी के अनुभवों की बारीकियां नहीं थी। ये इस बात का उदाहरण था कि कैसे इतिहास की कहानियां आज के समय में भी हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। हमारी बातचीत में हंसी मजाक भी था और गहरी सोच भी। हमने अपनी अपनी संस्कृतियों के अंतरों को समझा और कभी कभी गलत फहमियां भी हुई। मुझे याद है एक बार मैंने अरेंज मैरिज के बारे में बताया, जो पश्चिमी देशों में अक्सर संदेह से देखा जाता है। मुझे हैरानी हुई कि चेन को ये बात समझ आई और उसने इसकी तुलना ताइवान में कुछ दशकों पहले तक प्रचलित पारंपरिक रिश्ते कराने की प्रथाओं से की। इस बातचीत से पता चला कि कैसे सांस्कृतिक रीति रिवाज भले ही अलग अलग दिखें, अक्सर एक जैसे सामाजिक मूल्यों से उपजते हैं। इससे ये समझना जरूरी हो जाता है कि हमें सिर्फ ऊपरी दिखावों से परे देखना चाहिए। हमारी बढ़ती दोस्ती एक ऐसे शीशे की तरह बन गई जिससे मैंने ये देखना शुरू किया कि इतिहास का असर अलग अलग संस्कृतियों के बीच रिश्तों पर कैसे पड़ता है। ताइवान बिल्कुल इंडिया की तरह अपने ऊपर कॉलोनियलिज्म का प्रभाव रखता है। उसका इतिहास विदेशी शासन के दौर से जुड़ा हुआ है। इस साझा अनुभव ने मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच एक अनकही दोस्ती पैदा कर दी है। हमने खुद को पहचान की जटिलताओं, बाहरी प्रभावों के बीच अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के संघर्ष और कॉलोनियलिज्म की छोड़ी हुई लंबी परछाई पर चर्चा करते हुए पाया। चेन, जो इतिहास का बहुत शौकीन था, ने अपने दादा की कहानियां सुनाई जो ताइवान पर जापानी कब्जे के दौरान रहे थे। उसने जबरन अपनाई गई नीतियों, स्थानीय रीति रिवाजों के दमन और आज़ादी के बाद अपनी सांस्कृतिक पहचान को वापस पाने की धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया के बारे में बताया। उसकी बातें मेरे दिल को छू गई, क्योंकि ये इंडिया के आज़ादी के संघर्ष और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत की याद दिलाती थी। ये बात और साफ होती गई कि हमारी निजी कहानियां उन बड़ी ऐतिहासिक ताकतों से जुड़ी हुई हैं जिन्होंने हमारे देशों को आकार दिया है। कॉलोनियलिज्म का अनुभव अपनी जटिल शक्ति डायनामिक्स और सांस्कृतिक थोप के साथ हमारे सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ गया था। इसने दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं, खुद को और दूसरों को समझने के तरीके और यहाँ तक कि हमारे अचेतन पूर्वाग्रहों को भी प्रभावित किया। जैसे जैसे हमारी दोस्ती गहरी होती गई, वैसे वैसे रूढ़िवादी विचारों को चुनौती देने की हमारी इच्छा भी बढ़ती गई। हमें पता चला कि एक दूसरे के बारे में हमारी शुरुआती धारणाएं अक्सर पहले से बनी धारणाओं से प्रभावित होती थीं। मैं पश्चिमी मीडिया के चित्रण से प्रभावित होकर शुरू में ताइवान के समाज को बहुत ज्यादा एक जैसा मानता था। दूसरी ओर चेन ने स्वीकार किया कि उसने भी भारतीयों के बारे में कुछ रूढ़िवादी विचार बना रखे थे, जो ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित थे। खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करके हमने गलत फहमियों की परतों को उधेड़ना शुरू किया। मुझे ताइवान की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की सराहना होने लगी, जो आदिवासी परंपराओं, चीनी प्रभावों और जापानी अवशेषों का मिश्रण थी। बदले में चेन ने भारत की विशालता और विविधता की खोज की, जो सपेरों और बॉलीवुड डांस सीक्वेंस की रूढ़िवादी छवियों से बिल्कुल अलग थी। हमारी सांस्कृतिक खोज की यात्रा मजेदार पलों के बिना नहीं थी। मुझे आज भी चेन का हैरान चेहरा याद है जब मैंने उसे बताया कि सभी भारतीय मसालेदार खाना नहीं खाते हैं। बदले में वह जोर से हंसा जब मैंने कबूल किया कि मैं ठीक से चॉपस्टिक्स नहीं चला पाता हूँ। हालांकि इन हल्के फुल्के पलों ने हमारी बढ़ती दोस्ती के एक महत्वपूर्ण पहलू को रेखांकित किया। यह एहसास कि सांस्कृतिक रूढ़िवादिता भले ही हानि रहित लगे,
गलतफहमियों को बढ़ावा दे सकती हैं और वास्तविक जुड़ाव में बाधा बन सकती हैं। खाना, जैसा कि अक्सर होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक शक्तिशाली साधन बन गया। मैंने चेन को भारतीय मसालों की खुशबूदार दुनिया, चाय की सुखद गर्माहट और क्षेत्रीय व्यंजनों की विशाल विविधता से परिचित कराया। बदले में वह मुझे ताइपे के चहल पहल भरे रात के बाजारों में एक पाक कला के रोमांच पर ले गया, जहां उसने मुझे ताइवानी व्यंजनों के नाजुक स्वादों से परिचित कराया। स्वादिष्ट सीप ऑमलेट, ताजा बबल टी और सर्वव्यापी बदबूदार टोफू, एक ऐसा स्वाद जिसे मैंने अंततः पसंद करना शुरू कर दिया। साथ में भोजन करना एक रस्म बन गई, कहानी सुनाने, हंसी मजाक करने और सच्चे जुड़ाव का समय। हम मसालेदार भोजन के प्रति अपने साझा प्यार को लेकर आपस में जुड़े, इस बात पर अचंभा करते हुए कि कैसे महाद्वीपों द्वारा अलग की गई संस्कृतियां एक ही तरह के खाने के स्वाद में समानता पा सकती हैं। भोजन ने भाषा की बाधाओं को पार कर लिया, हमें एक गहरे स्तर पर संवाद करने की अनुमति दी, साझा संवेदी अनुभवों के माध्यम से हमारे बंधन को मजबूत किया। स्वादिष्ट व्यंजनों से परे यह साझा करने का कार्य था जो सबसे महत्वपूर्ण था। हर भोजन एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में जानने, मान्यताओं को चुनौती देने और हर परंपरा के अनोखे स्वादों की सराहना करने का अवसर था। यह एक याद दिलाता था कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम एक बुनियादी मानवीय संबंध साझा करते थे, पोषण की इच्छा, समुदाय के लिए और साथ मिलकर एक अच्छा भोजन करने के सरल आनंद के लिए।